स्टूडेंट्स, मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस युवक भारती का स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है सुनो किशोरी, जिसे आशा रानी व्योरा ने लिखा है। आशा रानी व्योरा जी ने ये अपनी बेटी सुगंधा के नाम एक पत्र लिखा है। ये लेसन असल में है क्या? ये एक लेखिका के द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है सुनो किशोरी। लेकिन ये किशोरी सिर्फ एक लड़की या एक किशोरी के लिए ही नहीं है, ये पूरी यूथ जनरेशन के लिए है। हम सभी जो यंगस्टर्स हैं, यूथ जनरेशन में हैं, उन सभी के लिए इन्होंने ये सीख दी है और ये पत्र लिखा है। उससे हमें समझना है सभी को, सिर्फ उनकी बेटी के लिए ही नहीं या एक लड़की के लिए ही नहीं है, ये लड़की और लड़के दोनों के लिए है। जिसमें उन्होंने यंगस्टर्स के मन में जो डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको उन्होंने क्या किया है, एक सहेली बनकर, एक फ्रेंड बनकर, एक मेंटर बनके उनकी समस्याओं का समाधान किया है। उनके मन में जो समस्याएं उठती हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो चिंताएं, जो शंकाएं, जो डाउट्स आते हैं, उनको उन्होंने क्लियर किया है। उन्होंने क्या कहा है, हमें यंगस्टर्स के मन में झांकना चाहिए, उनके फ्रेंड बनना चाहिए। उनके फ्रेंड बनकर उनको क्या उचित है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, इन सब का नॉलेज कराकर देना चाहिए। तो आगे हम शुरू करते हैं हमारा स्वाध्याय सुनो किशोरी, जिसकी लेखिका हैं आशा रानी व्योरा। सबसे पहले है अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए में है रूढ़ी और परंपरा। रूढ़ी मतलब क्या होता है? कस्टम्स, हमारे कस्टम्स क्या हैं, और परंपरा यानी ट्रेडिशन, सीक्वेंस क्या है। तो रूढ़ी और परंपरा के बीच का अंतर है कि रूढ़ी क्या होती है, स्थिर होती है, एक जगह ही टिकी रहती है, और परंपरा है निरंतर गतिशील, ये प्रोग्रेसिव होती है। अब रूढ़ी पर आ जाए, ये समय के साथ अपना अर्थ खो देती हैं। जब टाइम आता है, टाइम के साथ ये क्या होता है, ये अपना मीनिंग जो होता है वो उनका ख़त्म हो जाता है। और परंपरा में क्या है, ये समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ देती हैं। अनुपयोगी जो हमारे लिए उपयोग में नहीं है, यानी जो हमारे अनयूज़फुल वैल्यूज़ है ना, उनको वो क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कारण बताइए। कारण बताइए में सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? कारण बताइए। क्योंकि पत्र में सुगंधा ने लिखा था कि दो तरफा अधिकार की बात उठाई थी। ये पढ़कर लेखिका को खुशी हुई कि पत्र में सुगंधा ने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। अब पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किस काम के नहीं होंगे? वो हमारे किस काम के नहीं होंगे? पश्चिमी रूपी फल, पश्चिमी मूल्य यानी क्या है? वेस्टर्न वैल्यूज़। वेस्टर्न वैल्यूज़ को एक फल के रूप में बताया गया है। तो उसके लिए क्या है, वेस्टर्न वैल्यूज़ रूपी फल हमारी धरती, यानी हमारी धरती जो है वहाँ के लिए फेवरेबल नहीं है। लेखिका क्या कह रही हैं कि वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारी धरती के फेवरेबल नहीं है। हम उन वैल्यूज़ को जैसा है एज इट इज़ अपने यहाँ नहीं ला सकते, अपने यहाँ नहीं उगा सकते। अगर हम उन्हें यहाँ पर एज इट इज़ ले भी आएँ तो क्या होगा, वो फलदायक नहीं होंगे। और अगर वो फ्रूटफुल, फलदायक हो भी गए तो क्या होगा, वो जल्दी ही झड़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं शब्द संपदा। शब्द संपदा में क्या है, शब्द युग में पाठ के आधार पर हमें पूर्ण करना है। शत विशत, आदान प्रदान, सूझ बूझ, सोच विचार। अब आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की तरफ। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। आपने विद्यार्थी जीवन में मित्रता, आप फ्रेंड के बारे में लिखते ही होंगे, हमेशा आपके को आता है फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखना। फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप डे में आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। ऐसे ही ये विद्यार्थी जीवन है जो आप में मित्रता के महत्व को बताना है। लाइफ में हमें बहुत सारे रिलेशंस का सामना करना पड़ता है। और विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में विद्यार्थी किस रिश्ते से जुड़ा होता है? विद्यालय में जब विद्यार्थी आता है तो उसका एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता होता है। वो कौन सा होता है? वो रिश्ता होता है उसका फ्रेंडशिप का रिश्ता, उसकी मित्रता का रिश्ता। और इस समय उसका क्या होता है, भोला भाला केयर फ्री मन होता है। जो अल्लड़पन की मस्तियाँ करता रहता है वो केयर फ्री होता है। उसे अपने सेम एज ग्रुप के लोग मिलते हैं, सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ वो क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है और उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताता है। और जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिताएगा, टाइम स्पेंड करेगा, तो उसके मन पर उन्हीं फ्रेंड्स का गहरा प्रभाव पड़ता है।
और उसके साथ साथ क्या होता है, हम अपना जो मित्र है, अपना जो फ्रेंड है, उसको क्या बताते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं, अपना सुख दुख बताते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा रिश्ता उसके साथ अटूट बन जाता है और वह मित्र क्या करता है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानता है, वो हमसे ज़्यादा हमारी केयर करता है। अगर वो हमारा सच्चा मित्र है तो वो हमसे ज़्यादा हमारी केयर करता है, हमारी बातें जानता है, हमको राइट डायरेक्शन देता है, हमारा गाइडेंस करता है, अगर हम शरारत करते हैं, कभी पकड़े भी जाते हैं तो उसमें मदद करता है, हमारी पढ़ाई लिखाई में मदद करता है, और दूसरे भी कई ऐसे वर्क होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिसमें वो हमारा सहयोग करता है। ऐसे ही लोगों को क्या कहा गया है, सच्चा मित्र। और सच्चे मित्र एक दूसरे का साथ क्या करते हैं, जीवन भर निभाते हैं। सिर्फ यहाँ पर विद्यार्थी जीवन, आपका स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम हो गया, उसके बाद वो छूट जाएगी रिलेशनशिप, ऐसे नहीं होती है। और उनका रिलेशन जो होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता भी है। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, तो इसीलिए कहा गया है ना, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। तो आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, यंग जनरेशन है, वो किस ओर है ये बताना है। आज की यंग जनरेशन ही हमारे देश का क्या है, फ्यूचर है। हमारे देश का आगे जो है वो निर्माता है, हमारे देश को बिल्ड करेगा, वो ही हमारे देश के मेकर्स हैं, वो हमारे देश को बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या हो गई है, हमारी यंग जनरेशन क्या हो गई है, मॉडर्नाइज हो गई है। वो मॉडर्नाइज हो गई है आधुनिकीकरण के कारण। उसने क्या किया है, अपनी जो कल्चर है, अपने जो वैल्यूज़ हैं, उसको काट कर फेंक दिया है। उसका जो चार्म है, उसका अट्रैक्शन कहाँ पर हो गया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ हो गया है, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हो गया है। उनको क्या चाहिए, पश्चिमी मूल्य यानी वेस्टर्न वैल्यूज़, उसकी तरफ वो क्या हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं। उनका चार्म वहाँ पर चला गया है, और इसलिए क्या हो गया है, वो लोग भटक गए हैं, अपने सही रास्ते से भटक गए हैं। अपने परिवार द्वारा दी गई आज़ादी, जो फ्रीडम उसके परिवार ने दिया है, उसका वो गलत अर्थ निकाल लेते हैं, और अपने से बड़ों की, अपने से एल्डर्स की सलाह नहीं मानते और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे समय पे क्या होता है, उनका डिसीजन कभी कभी गलत भी होता है, और वो गलत डिसीजन से गलत कदम उठाने लगते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अपने परिवार को अपने साथ लेना चाहिए। यूथ को क्या चाहिए कि वो अपने परिवार को समझे, और परिवार को भी क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को समझाए, उनसे बातचीत करे, उनका फ्रेंड बने, उनका मार्गदर्शन करे, उनको सही गाइडेंस दे। युवाओं को समझाना चाहिए कि हर संस्कृति यानी हर कल्चर जो है वो हमारे जीवन मूल्य को नहीं अपना सकता, क्योंकि हमारे कल्चर और हमारे जीवन के मूल्य, हमारे वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। इसीलिए हमें अपने यंगस्टर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनका मेंटर बनना चाहिए, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, और पाश्चात्य सभ्यता एवं मूल्य यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न वैल्यूज़ के तरफ जो उनका आकर्षण बढ़ रहा है, उसकी तरफ उन सभी बातों का उनको ज्ञान देना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ कि उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति पर निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। तो उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर हमें क्या करना है, धरती पर निगाह रखनी है। हमें अपनी यथार्थ को समझना है, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे जड़ हैं, उसको नहीं छोड़ना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका आशा रानी जी ने अपनी बेटी को जीवन के यथार्थ को समझाया है, रियलिटी ऑफ लाइफ को समझाया है कि जो हमारी जड़ें हैं वो हमारी इस धरती से जुड़ी हैं, उसको हमें नहीं छोड़ना है। वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर पर्सन क्या करता है, अपने लिए सपने देखता है, अपने सपनों को सजोता है। ड्रीम देखने का तो हक सबको है, सबको ये राइट है कि वो कोई ना कोई सपना देखे, और उस सपने को पूरा करने का भी राइट सभी को मिलता है। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो स्ट्रगल है, उसको स्ट्रगल करते करते हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं भुलानी है, हमें अपनी पहचान नहीं भुलानी है कि हम अगर वो सपना पूरा करने जा रहे हैं तो हम अपनी पहचान उसमें खो दें। ऐसा नहीं करना है। हमारी धरती
ही उसका आधार है, हमारी जो रूट्स है वो उसका आधार है। बेस क्या है? हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़, और उस अधिकार से हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, ये सब जुड़ा हुआ है। और उसी का स्ट्रेंथ के आधार पर हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हम अपने सपने साकार कर सकें। अपनी जड़ों से, अपनी धरती को अलग रहकर कोई भी मनुष्य नहीं सुखी रह सकता। अपनी जड़ और अपनी धरती से, यानी अपने कल्चर, अपना सिविलाइजेशन, अपने ट्रेडिशंस अगर हम भूल जाते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। उनके अनुसार हमें पुरानी जो जर्जर रूढ़ियाँ हैं, जो चीप कस्टम्स हैं, उसको तोड़ना है। हमारे जो चीप कस्टम्स हैं, जो शैबी कस्टम्स हैं, उनको तोड़ना है। जो अच्छी ट्रेडिशंस हैं उनको कभी नहीं तोड़ना है। हमें जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके अर्थ को समझना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कल्चर के बेस को भी समझना पड़ेगा कि हमारा कल्चर क्या है, उसका बेस क्या है, इसको समझना है। और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? अपने प्रत्येक भारतीय के व्यक्तित्व को अटूट हिस्सा बना पाएंगे। वो आधार, वो बेस क्या है? इंडियन पर्सनैलिटी का बेस होगा। यह आधार प्रत्येक इंडियन पर्सनैलिटी का बेस है। अब आगे बढ़ते हैं हम। पाठ के आधार पर रूढ़ी, परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। तो लेखिका के अनुसार क्या है? लेखिका के अनुसार समय के साथ जो अपना अर्थ खो चुकी है, समय के साथ जो अपना अर्थ, अपना मीनिंग जो खो चुकी है, वो क्या है? वो एक रूढ़ी है। ऐसे समाज, ऐसी सोसाइटी को जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव समाज है, उसको पीछे ले जाने वाले जो रीति रिवाज हैं, जो मेथड है, जो पॉलिसी है, उसको छोड़ देना चाहिए। हमें, हमारी सोसाइटी और हमें जो मेथड, जो पॉलिसी पीछे ले जाते हैं, हमारे प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं, उनको नहीं अपनाना है, क्योंकि ये स्थिर है, ये एक कांस्टेंट है। जबकि परंपरा क्या है? ट्रेडिशन क्या है? समय के अनुसार वो यूज़लेस हो गए वैल्यूज़ को छोड़ देती है। परंपरा यूज़लेस चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं चलती, उनके वैल्यूज़ को वो छोड़ देती है, और जो यूज़फुल वैल्यूज़ हैं उनको निरंतर जोड़ती रहती है। निरंतर जोड़ती रहती है, यानी हमेशा जोड़ती रहती है। वह बहती धारा यानी परंपरा। बहती धारा का मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस से है कि वो प्रोग्रेसिव है, ये हमेशा बहती रहती है। और सड़ी गली रूढ़ी, जो कस्टम है, जो खराब हो गए हैं, जो सड़ी गली चीज़ों को, जैसे एक नदी बहती रहती है, आपने देखा होगा, और नदी के किनारे कितने सारा कचरा पड़ा रहता है, क्योंकि वो सड़े गले कचरे को अपने साथ नहीं लेके जाती, वो सब कचरे को बाहर फेंक देती है। ऐसे ही कस्टम्स को, जो सड़े गले हैं, उनको हमें भी किनारे फेंक देना चाहिए। और हमारे अंदर और बाहर, हमारे देश, हमारा जो देश है और विदेश में जो यूज़फुल वैल्यूज़ है, उन्हीं को हमें अपने अंदर समेटना चाहिए, यानी उन्हीं को हमें वाइंड अप करना है, दूसरी चीज़ों को नहीं। जो वैल्यूज़ के संबंध में लेखिका का कहना है कि टूटे फूले जो वैल्यूज़ हैं, वो अगर हम जोड़ कर भी रखते हैं तो क्या होगा? वो आज तो जुड़ जाएंगे, लेकिन कल क्या होगा? वो कल गिर ही जाएंगे, वो हमेशा के लिए जुड़कर नहीं रह सकते। वेस्टर्न मूल्य यानी वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है, हमारी धरती के फेवरेबल नहीं हैं। अगर हम उन्हें अपना भी लेंगे तो भी वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं साहित्य संबंधी जानकारी, साहित्य संबंधी ज्ञान। आशा रानी व्यवरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आशा रानी व्यवरा जी का लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसमें जो आगे आई हुई वुमेन्स है ना, उनके लाइफ में जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसको उन्होंने बताया है। और जो प्रेजेंट वुमेन है, उनके आगे एक मॉडल प्रस्तुत किया है। वही यहाँ पर सेंटेंस है कि विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना। मतलब जो डिफरेंट फील्ड्स में आगे आ रही हैं, वुमेन्स पावर, वुमेन पावर कहते हैं ना, वुमेन पावर, कि जो लोग आगे आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उन्होंने जो अपने लाइफ लॉन्ग जो स्ट्रगल किया है, उसको उन्होंने बताया है। और उसको किसके सामने रखा है? उसको रोल मॉडल बनाकर आज की जो वुमेन है
उनके प्रेजेंट वुमेन के सामने रखा है। आशा रानी वोहरा जी की रचनाएं, आशा रानी वोहरा जी की रचनाएं क्या क्या हैं? प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। अब आगे हम बढ़ते हैं। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में है, आप टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देख लेना। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। प्रश्नार्थक वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। इसे निषेधात्मक वाक्य बनाना है। तो इसका आंसर है दया निर्बल न थी, वह इतना भार सहन कर सकी। थर्ड आएगा, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लें। इसको हमें प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लूँ? चौथा है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। ये विधि वाक्य बनाना है। विधि वाक्य कैसे बनेगा? मेरे साथ न्याय हुआ है। अब आगे है पांचवा, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो आंसर है शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़िए। सिक्स्थ है, ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने। विधि वाक्य, ऐसे समय वह तुम्हारी बात सुने, ये इसका आंसर है। अब सेवेंथ पे आ जाइए। वे निरर्थक हैं तो फिर सार्थक क्या है? इसको ये क्वेश्चन में है, तो आपको इसको क्या करना है? विधानार्थक वाक्य बनाना है। वे निरर्थक नहीं हैं तो फिर सार्थक हैं। एट्थ है, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। इसमें आपको विस्मयादि बोधक वाक्य बनाना है। छी, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। नाइन्थ है, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसे निषेधात्मक वाक्य बनाना है। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर समस्याएं नहीं हैं। लास्ट है टेंथ, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य बनाइए। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ 8, जो कि एक लेखिका के द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है, ये समाप्त होता है। इसका द एंड होता है।